जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। देहरादून में मेधावी छात्र सम्मान समारोह 2025 का आयोजन। सीएम धामी ने किया सम्मानित। टैब और लैपटॉप पाकर खिले मेधावियों के चेहरे। जवाहरलाल नेहरू की 61वीं पुण्यतिथि। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। आजादी के योगदान और भविष्य के भारत को लेकर उनकी कल्पनाओं को किया याद। उत्तराखंड के अस्पतालों को कोविड संबंधी दिशा निर्देश जारी। स्वास्थ्य मंत्री रावत बोले, कुछ केस आए हैं, हमने जारी की एसओपी। एक महिला डॉक्टर समेत 2 नए कोविड मामले दर्ज। प्रदेश में बढ़े मौसमी बीमारियों के केस। रुड़की में डायरिया और वायरल बुखार के आ रहे मामले। ओपीडी में मरीजों की संख्या 500 के पार। और उत्तराखंड में खुला मौसम, दिन भर रही उमस। गर्मी से लोगों का बुरा हाल। शाम को हुई हल्की बूंदाबांदी, लोगों को मिली राहत। देहरादून में मेधावी छात्र सम्मान समारोह 2025 का आयोजन किया गया। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शीर्ष 10 स्थानों पर रहे छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सम्मानित किया। सीएम धामी से लैपटॉप और टैब पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। 12वीं की परीक्षा में 15 छात्र छात्राएं और 10वीं के 60 मेधावी शीर्ष 10 में थे। सीएम धामी ने कहा कि हम ऐसे भविष्य के कर्णधारों से मिल रहे हैं जो पूरे विकसित भारत की यात्रा को देख रहे हैं। जीवन में जो लक्ष्य बनाते हैं उन्हें पूरा करने में पूरी मेहनत करें, संकल्प लें और उसमें कोई विकल्प न लाएं। वन विभाग चंपावत अपनी निष्प्रयोजन पड़ी संपत्तियों को इको टूरिज्म के क्षेत्र में विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक जिले में आ सकें। इसके लिए डीएफओ चंपावत नवीन चंद्र पंत के निर्देश में विभाग द्वारा कार्य शुरू किए जा चुके हैं। मंगलवार को वन आयोग उपाध्यक्ष श्याम नारायण पांडे और डीएफओ चंपावत नवीन चंद्र पंत के द्वारा लोहाघाट में वन विभाग की निष्प्रयोजन पड़ी संपत्तियों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा, सभासद आशीष राय सहित कई लोग मौजूद रहे। डीएफओ चंपावत ने बताया कि प्रमुख वन संरक्षक के द्वारा अपने चंपावत दौरे के दौरान इको टूरिज्म को विकसित करने और वन विभाग के निष्प्रयोजन पड़े भवनों का जीर्णोद्धार कर इको टूरिज्म गतिविधियां शुरू करने के निर्देश दिए थे। तो हमें अपने जो प्राकृतिक स्थल है इनका डेवलपमेंट करना पड़ेगा और उनको टूरिस्ट को इको टूरिज्म के रूप में हमें यहाँ लाना पड़ेगा। इको टूरिज्म के लिए हमें जगह जगह स्पॉट डेवलप करने पड़ेंगे। मानेसर है, लोहाघाट में है, नलिया में है, ये हमारे बहुत खूबसूरत स्पॉट हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है जिसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है, चाहे उसका ज़मीन हो, चाहे इसमें और जो बिल्डिंग्स बने हैं, तो इनका उपयोग इको टूरिज्म के लिए किए जाने का प्रयास हो रहा है। विभागीय प्रयास से अगर इको टूरिज्म स्थापित होता है तो यहाँ पर उच्च किस्म के पर्यटक आ सकेंगे। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने करीब 10 करोड़ की लागत से बनने वाली हरबटपुर जीवनगढ़ अंबाबाड़ी कैनाल बाईपास सड़क का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में पर्यटन एवं लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज को बतौर मुख्य अतिथि आना था, लेकिन कार्यक्रम में उनकी अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी रही। उनकी अनुपस्थिति का कारण अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त होना बताया गया। आपको बता दें, करीब 1.5 दशक पहले इस सड़क का निर्माण कार्य हुआ था। इसके बाद भी बीच बीच में सुधारीकरण के काम चलते रहे, लेकिन कैनाल बाईपास रोड की हालत पिछले 2-3 वर्षों से काफी खराब हो गई थी। ये तैयार होगी, बहुत बड़ी धनराशि स्वीकृत हुई है और जैसा मैंने कहा कि इस रोड को और भी अपग्रेड करने के लिए यदि कहीं पर किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो अतिरिक्त धनराशि भी स्वीकृत कराई जाएगी। इसलिए विभाग के आज सब उच्चाधिकारी यहाँ पर है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर यहाँ पर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स यहाँ पर, सिंचाई के, पीडब्ल्यूडी के, और इसको चूंकि जैसा हम सभी जानते हैं
कि अब विकास नगर का जितना भारी वाहन है, स्पेशली जो ट्रक्स वगैरह का मूवमेंट है, इसी रोड से होगा। पूरे बाजार के लगभग, जैसा संजय जी हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष जानते हैं, लगभग सबके गोडाउन वगैरह इस रोड पर आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को समर्थन देने की अपील एक बार फिर जोर पकड़ रही है। देशवासियों से स्वदेशी अपनाने और विदेशी कंपनियों की निर्भरता से बाहर निकलने का आह्वान किया गया है। स्वामी रामदेव का कहना है कि अगर भारत ने स्वदेशी नहीं अपनाया तो रुपए का अवमूल्यन तेज होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी को अपनाने का आह्वान करके और विकसित भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए जो देश के लिए एक संदेश दिया है, सारे देशवासियों को इस संदेश का सम्मान करना चाहिए और स्वदेशी की व्रत से अनुप्राणित होकर के इन सारी विदेशी कंपनियों की कमर तोड़नी चाहिए। एक दौर था जब राजनीतिक गुलामी दुनिया में चलती थी, अब ये आर्थिक गुलामी, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी और डिजिटल गुलामी का एक नया दौर चल रहा है। और यदि भारत ने इस स्वदेशी के संकल्प को नहीं अपनाया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है, तो रुपए का और अवमूल्यन होगा। हमें डॉलर, पाउंड और यूरो को मुकाबले भारत के रुपए को, भारत की करेंसी को यदि मजबूत करना है, पूरी दुनिया में जो भारत विरोधी ताकतें उनको कमजोर करना है और भारत को शक्तिशाली बनाना है, तो स्वदेशी को अपनाना ही होगा। रुड़की लेखपाल संघ ने तहसील परिसर में 3 दिवसीय हड़ताल कर दी है, जिससे तहसील कार्यों में लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष देवेश घिल्डियाल ने बताया कि सभी लेखपालों को उस खतौनी को तुरंत बनाने का आदेश जारी किया गया है, जिस खतौनी को तैयार करने में 3 से 4 साल का समय लगता है। इसमें लेखपालों को कोई संसाधन नहीं दिया जाता, जिसके चलते लेखपालों को खतौनी तैयार करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये हमारा उत्तराखंड लेखपाल संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हमारा आज से 3 दिवसीय पूर्ण कार्य बहिष्कार कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। और मुख्यतः इसमें हमारी जो मांग है वह यह है कि शासन द्वारा जो है एक अंश निर्धारण खतौनी बनाने का कार्य हम लोगों को दिया गया है, जिसमें बहुत सारी परेशानियां हैं। अंश निर्धारण का कार्य हमें ये दे दिया है, जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ कुर्रे के बाद चलते हैं और एक खाते को विभाजन करने में माननीय न्यायालय को 1-2 साल लग जाते हैं। लेकिन हम लोगों को एक तुगलकी फरमान सुना दिया गया है कि अंश निर्धारण आपको तत्काल करना है, उसके और न कोई उसके संबंध में हमें कोई संसाधन दिए गए हैं, न हमारे पास मानव संसाधन है, न कोई तकनीकी संसाधन है जिससे हम इस कार्य को कर सकें। इसलिए इन सभी संसाधनों की मांग को लेकर के और निश्चय जो हमारा ये टाइम बाउंड जो काम दिया गया है, इस टाइम बाउंड को समाप्त करने के लेकर के हमारी ये मांग है। पर्यटन नगरी रानीखेत में कांग्रेस कमेटी ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू की 61वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर वक्ताओं ने पंडित नेहरू के योगदानों को याद करते हुए कहा कि उनका दूरदर्शी नेतृत्व और वैज्ञानिक सोच भी प्रासंगिक है। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष उमेश भट्ट ने की। देहरादून के कौलगढ़ क्षेत्र में तब सनसनी फैल गई जब पता लगा कि पड़ोस में कई वर्षों तक रहे मित्तल परिवार के 7 लोगों ने पंचकुला में एक साथ आत्महत्या कर ली। पंचकुला में आत्महत्या करने वाले परिवार का कनेक्शन सी देहरादून से भी जुड़ा है। ये परिवार कई वर्षों तक देहरादून में निवास करता रहा, जिसके बाद ये परिवार पंचकुला चला गया। बताया जा रहा है कि परिवार के ऊपर काफी कर्ज था, जिसके चलते आत्महत्या का कदम इस परिवार ने उठाया। हालांकि देहरादून में जब पड़ोस में रहने वाले लोगों से बातचीत की गई तो उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगी कि यह परिवार इतने कर्जे में था और इस तरह का कदम उठा सकता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरह का काम करेंगे, ऐसे तो नहीं थे। आपको कब पता चला? अभी पता चला सुबह आए, उन्होंने प्रवीण मित्तल का पूछा घर कहाँ है, हम नाम तो जानते थे, तो मैंने कहा यहाँ तो कोई मित्तल नहीं रहते, तो वो तो 3 साल पहले ही चले गए यहाँ से और नाम से कभी नहीं, हम एनजीओ वाले जानते थे बस। ना लड़ाई झगड़ा देखा उनका आपस में, ना कोई लव मैरिज थी दोनों में। कितने लोग रहते थे यहाँ पर? 7 लोग। हाँ। बच्चे कितने थे? 3 बच्चे थे, 2 लड़कियां 1 लड़का। अभी लड़ाई झगड़े की तो मैं कहते रही, हमें तो ये उम्मीद ही नहीं थी।
उम्मीद नहीं थी कभी झगड़ा हुआ होगा इनका आपस में। आपको कभी लगा कि ये परिवार इस तरह का कदम उठा सकता है? नहीं, ये तो नहीं थी उम्मीद, पर मैं कहा घर खाली करा, कोई फाइनेंशियल दिक्कत ना हो। मैं उनके घर गई, मैं कहा कहीं और घर ढूंढवाऊंगी, पता लगा के गई उनके घर। मैं कहा तुमने खाली क्यों करा? कह रही उन्होंने किराया बढ़ा देता। मैं कहा एक बार मेरे से तो बात करते, मैं कहीं और नजदीक देख लेती, सस्ता देख। हरियाणा के पंचकुला में एक ही परिवार के 7 सदस्यों द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। इस परिवार का देहरादून से भी संबंध सामने आया। इसी को लेकर दून एसएसपी का कहना है कि पंचकुला में एक गाड़ी में एक परिवार के 7 लोगों की आत्महत्या का मामला प्रकाश में आया। जो मृतक परिवार था उसका कनेक्शन दून से जुड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि ये परिवार कुछ समय पहले दून में ही किराए के मकान में रहता था। मृतक प्रवीण मित्तल पहले चाइल्ड लाइन केयर मिशन के नाम से एनजीओ भी चलाता था। एसएसपी का कहना है कि दून पुलिस ने मृतक परिवार के दून में उनके पहले के निवास स्थान पर जांच और आसपास के लोगों से पूछताछ की, तो ऐसी कोई संदिग्ध बात पता नहीं चल पाई। प्रकरण संज्ञान में आया था। जो पंचकुला में गाड़ी में जो है इसमें सूचना आई थी कि वहाँ पर जो कंट्रोल रूम को सूचना आई थी, और उसमें पता चला था कि 6 लोग उसमें चेत हैं और एक व्यक्ति उसमें अभी जीवित है, जिसको नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले गए थे, लेकिन वो भी ब्रॉड डेड हो गया था। अभी तक आधिकारिक इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी शेयर नहीं हुई, बट जो भी सूचनाएं आपस में साझा की गई थी उसमें यह जानकारी मिल के आई कि जो व्यक्ति, जो मृतक परिवार था, वो पूर्व में भी यहाँ पर कुछ साल यहाँ पर देहरादून में रहे हैं यहाँ पर, और उनके एक जानने वाले हैं श्री गंभीर सिंह नेगी, जो कोई एनजीओ चलाने की बात थी, उसमें उनका परिचय भी हुआ था। क्योंकि जो गाड़ी बरामद हुई है वहाँ पर UK07 नंबर की। साथ ही साथ जो अभी तक जो यहाँ के जो निवास स्थान जहाँ पर रहे हैं वहाँ भी जानकारी की गई। तो जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, ऐसी कोई भी संदिग्धता की बात या पारिवारिक क्लेश या कोई अन्य कोई बात बहुत ज़्यादा ऐसी कोई नहीं बताई। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय उत्तराखंड में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 61वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के आजादी के योगदान और भविष्य के भारत को लेकर उनकी कल्पनाओं को याद किया गया। साथ ही जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनके किए गए काम को याद किया गया। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। देखिए, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर मैं उनको चरणों में सत नमन करती हूँ, और 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी उनके लिए कि 27 मई 1964 का दिवस अभागा, 27 मई 1964 का दिवस अभागा, अजरामर उस महाप्राण ने तन को त्यागा। हम अंग्रेजों की गुलामी से जकड़े हुए थे, हमारी भारत माता कराह रही थी, गुलामी की बेड़ियां उसके पैरों में थी, और तब मसीहा बनकर आए हमारे महात्मा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू जी, सब ने एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की आज़ादी में भाग लिया और अंग्रेजों को यहाँ से भगाया। और यही नहीं, बहुत यातनाएं सही, आज़ादी ऐसे ही हमको नहीं मिल गई है। जेलों में पूरी जिंदगी, अपने जेलों में अपने परिवार का, अपने बच्चों का उनको बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। पिता का पत्र पुत्री के नाम से बहुत फेमस है, जो इंदिरा जी को वो जेल से लिखा करते थे, और आज उनकी पुण्यतिथि पर हम आज क्या हमेशा सदैव याद करते रहेंगे। वही है, कहते हैं ना, नेहरू इज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के कार्यालय पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की 61वीं पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस के तमाम नेता शामिल हुए। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत रत्न प्रथम प्रधानमंत्री की 61वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसको लेकर उनके जीवन की कार्यशैली पर प्रकाश डाला गया, और उसके साथ ही सभी कांग्रेस जन ने उनके पद चिन्हों पर चलने की बात कही। भारत रत्न, देश के महानतम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्रद्धेय जवाहरलाल नेहरू जी की 61वीं पुण्यतिथि थी, जिसके अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी ने एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा था। उसका आज हमने आयोजन किया, जिसमें वरिष्ठ लोग उपस्थित रहे और सभी लोगों ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के
कदमों पर चलने की बात कही। उनके जीवन पर काफ़ी लोगों ने जो है प्रकाश डाला, उनके कार्यों पर चर्चा हुई, उनके महान कार्यों पर चर्चा हुई और इस बात पर हुई कि कैसे जो है उन्होंने देश को आज़ादी में न केवल अपना बल्कि अपने पूरे परिवार का जो है योगदान दिया और एक संभ्रांत परिवार में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने जो है देश की सेवा करने का रास्ता चुना। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ये स्पष्ट कर चुके हैं कि अब वे चुनाव लड़ेंगे नहीं बल्कि लड़ाएंगे। उनकी इसी बात पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पहले तो उन्हें अपनी उम्र का लिहाज करते हुए राजनीति से इस्तीफा दे देना चाहिए। रही बात चुनाव लड़ने की, तो हरीश रावत कांग्रेस में ऐसे लोगों को खड़ा करना चाहते हैं जो कहें कि आप चुनाव लड़ें, जिसका मतलब साफ है कि हरीश रावत की ना के पीछे हां छिपी है। कि जिसको चुनाव नहीं लड़ना होता वो आक्रोश में कभी आ नहीं सकता है। उनके आक्रोश में आने का कारण यही है कि वो बोल कुछ और रहे, करेंगे कुछ और जो व्यक्ति दो स्थानों पर चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा हो, वो व्यक्ति आज ये कहे कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, इस बात का आशय है कि कांग्रेस के अंदर वो एक ऐसी टीम खड़ा करना चाहते हैं जो कहें हरीश रावत जी आप चुनाव लड़ो, ना के पीछे हाँ की अपेक्षा वो चाहते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि व्यक्ति चुनाव न लड़ना ये शब्द नहीं होता है। मैं राजनीतिक संन्यास ले रहा हूँ इस बात को कहने की स्थिति में जब हरीश रावत जी आएंगे तब जनता को विश्वास होगा कि हरीश रावत जी इस बात को कह रहे हैं, उसको धड़ पर उतारते कि नहीं उतारते। इसलिए मैंने कहा था कि उनकी उम्र इतनी हो चुकी है, उनकी उम्र के अधिकतर लोग ले चुके हैं। उत्तराखंड राजनीति में उनकी उम्र के लोगों ने राजनीति से दूरी बनाई है। इसलिए मैंने एक वरिष्ठ नेता के नाते, कांग्रेस के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस वरिष्ठ नेता रहे हैं, उनको भी थोड़ा अब हिम्मत दिखाकर राज्य के हित में दल से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए और वो राजनीतिक संन्यास लें और सकारात्मक रूप से भारतीय जनता को अब तो लगातार बीजेपी की सरकार आने वाली है। जहां भी 2 बार कांग्रेस हारी, तीसरी बार कभी। उत्तराखंड सरकार महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त बनाने और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिससे महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है और अन्य लाभ भी मिल रहे हैं। उत्तराखंड शासन में सचिव चंद्रेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि बहुत सारी स्कीम महिलाओं के लिए चलाई जा रही हैं। सचिव ने बताया कि इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार को मिलकर 40 से ज्यादा योजनाएं संचालित की जा रही हैं। 18 साल तक की बच्चियों के लिए भी कई योजनाएं चल रही हैं। सारी स्कीम चलाई जा रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की। इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार को मिला के अगर देखें तो 40 से ज्यादा हमारी योजनाएं संचालित हैं, जिसमें हम जो 0 to 18 ईयर्स के बालक बालिकाओं को के लिए योजनाएं चला रहे हैं। इसके अलावा परित्यक्ता, निराश्रित, अनाथ जो महिलाएं हैं उनके लिए हमारी विशेष योजनाएं संचालित की जा रही हैं। अगर किसी पर्टिकुलर योजना में जानकारी करना चाहें तो उसके बारे में बताएं, अदरवाइज हमारी जो सूचनाएं हैं, सारी सूचनाएं हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, वहां से एक्सेस की जा सकती हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की ओर से विशेष निर्देश वाले और पुनर्विचार वाले मामलों की सुनवाई के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके लिए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र के आदेश पर रजिस्ट्रार जुडिशल की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि अब इन मामलों के लिए पृथक सूचियां तैयार की जाएंगी। साथ ही हाईकोर्ट की कार्यसूची में इनके लिए शीर्षक भी अलग से निर्धारित किए जाएंगे। इस व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट से त्वरित या फिर समयबद्ध निस्तारण के निर्देश वाले मायने को इन मामलों को कार्यसूची में डायरेक्शन मैटर्स शीर्षक से सूचीबद्ध किया जाएगा। इक्कीस जून को होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर लोहाघाट में तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर आनंद गोसाई के दिशा निर्देश पर योग दिवस को जिले में भव्य बनाने के लिए तैयारी जोरों पर चल रही है। लोहाघाट के आरोग्य आयुष्मान मंदिर में योग अनुदेशिका सोनिका आर्य के दिशा निर्देश पर योग साधिकाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के योग और प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है। योग अनुदेशिका सोनिका आर्य ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लोहाघाट में काफी धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए क्षेत्र की योग साधिकाओं को विभिन्न प्रकार के योगों का गहन अभ्यास करवाया जा रहा है। उन्होंने समस्त जनता से स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन योग करने की अपील की। जैसा कि अभी हमारा 21 जून के जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का काउंटडाउन यानी कि प्रोटोकॉल स्टार्ट हो चुका है, तो उसके लिए हम जो
अभी अपने साधकों को करा रहे हैं अभ्यास। उसमें सबसे पहले हम कराते हैं ग्रीवा चालन। तो ग्रीवा चालन, जिससे कि आजकल आप सुनते होंगे कि सर्वाइकल एक आज आम समस्या हो चुकी है, तो उसके लिए यह अभ्यास जो ग्रीवा चालन के हैं वो बहुत ही कारगर हैं, बहुत ही लाभप्रद हैं। और इसके अलावा हमें पेट के बल वाले अभ्यास हैं, पीठ के बल वाले अभ्यास हैं, जिसमें कि आज एक मेन समस्या हो चुकी है फैटी लिवर, यानी कि हमारा उधर जो है अतिरिक्त वसा से घिर चुका है। तो उसको कम करने के लिए हम जैसे शलभासन है, भुजंगासन है, ये सारे अभ्यास करवाते हैं, जिससे कि मतलब ये जो प्रोटोकॉल में जितने भी अभ्यास हैं वो इसलिए बनाए गए हैं कि ताकि उसका बेनिफिट इतने से ही 45 मिनट में ही सारे मतलब सभी को इसका लाभ मिल सके, इसलिए ये प्रोटोकॉल के अंदर में ये योगाभ्यास क्रम बनाया गया है। इस बार जो है जो हमारे आयुष मंत्रालय और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का यही ध्येय रहा कि क्योंकि ऐसा होता है कि 21 जून को केवल योग दिवस मनाया जाता है, तो वह एक सांकेतिक रूप में रह जाता है। तो पूर्व में ही लगभग 2 महीने से पूर्व से ही सभी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अभी इस समय जो है हमारे विभाग द्वारा जनपद चंपावत में और सभी अन्य जिलों में भी ग्राम स्तरीय योग के कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाके योग का आयोजन किया जा रहा है। और साथ ही साथ ब्लॉक स्तर के भी कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले एक पार्टी में भी जो है एक कार्यक्रम हुआ है, अभी बाराकोट ब्लॉक में, चंपावत ब्लॉक में और लोहा घाट में भी जो है अभी कार्यक्रम होना बाकी है। 5 जून तक ये सभी कार्यक्रम पूर्ण हो जाएंगे। चलते चलते एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। देहरादून में मेधावी छात्र सम्मान समारोह 2025 का आयोजन, सीएम धामी ने किया सम्मानित। टैब और लैपटॉप पाकर खिले मेधावियों के चेहरे। जवाहरलाल नेहरू की 61वीं पुण्यतिथि, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। आजादी के योगदान और भविष्य के भारत को लेकर उनकी कल्पनाओं को किया याद। उत्तराखंड के अस्पतालों को कोविड संबंधी दिशा निर्देश जारी। स्वास्थ्य मंत्री रावत बोले, कुछ केस आए हैं, हमने जारी की एसओपी। एक महिला डॉक्टर समेत 2 नए कोविड मामले दर्ज। प्रदेश में बढ़े मौसमी बीमारियों के केस। रुड़की में डायरिया और वायरल बुखार के आ रहे मामले। ओपीडी में मरीजों की संख्या 500 के पार। और उत्तराखंड में खुला मौसम, दिन भर रही उमस, गर्मी से लोगों का बुरा हाल। शाम को हुई हल्की बूंदाबांदी, लोगों को मिली राहत। इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।